तो गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? अच्छी चलनी चाहिए, लेकिन सिर्फ पढ़ाई में मत लगे ना, थोड़ा बहुत मस्ती भी करना, अपना आराम से जो भी करते हो, जो भी आप एक्टिविटीज़ करना परफॉर्म करते हो, गेम खेलना पसंद है खेलो गेम्स, ठीक है। इंडोर गेम्स ही खेलना है, भी आउटडोर नहीं खेलना। मोबाइल से कम लगना, ठीक है, क्योंकि उसमें पता है क्या होगा फिर, अगर आप लोग गेम वगैरह ज़्यादा खेलने लगोगे और उसके बाद मेरी वीडियोस देखने के लिए आप अगर मोबाइल मांगोगे घर में, तो घर वाले देंगे नहीं फिर आपको मोबाइल। क्यों? वो यही कहेंगे कि यार पूरे टाइम तू गेम खेलता है, तू पढ़ाई का तो सिर्फ बहाना है, और मेरी वीडियोस मिस हो जाएंगी तो आपका लॉस होगा। चलिए, आज जो हम लोग पढ़ने वाले बच्चों वो है ओम्स लॉ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर। और मैं डैम श्योर कहूंगा इस बात को कि ये टॉपिक हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, किसी भी फॉर्म में पूछा जाए, या तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाएगा इसके ऊपर, और इन केस थ्योरेटिकल नहीं बनेगा तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पक्का बनता है, ठीक है बच्चों। तो इन शॉर्ट बात ये निकल के आती है कि जब टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो पढ़ लेना चाहिए। हमारा तो मानना यही था यार, हम तो कहते थे अपने टीचर से सर इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो, पढ़ तब भी लेंगे। मैं तो तुम्हें बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट है, पढ़ लो। चलिए, तो ओम्स लॉ की बात करें तो इससे पहले हम लोग क्या पढ़ के आए थे? पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था। ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस पे बेस्ड है पूरा। चलिए, पोटेंशियल डिफरेंस में हमने क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था कि अगर, अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने बताया था कि अगर एक ये टंकी है, एक ये टंकी है और एक दूसरी टंकी रखी हुई है, अगर मैं यहां से पानी फ्लो करा रहा हूं, अगर मैं यहां से पानी फ्लो करा रहा हूं इस टंकी में, तो इजीली फ्लो कर जाएगा, इजीली फ्लो कर जाएगा। अच्छा, सेम वे में सोच के देखो, अगर आपकी टंकी की हाइट ये है तो यहां जब पानी आ रहा होगा ना तो उस पानी का प्रेशर थोड़ा सा कम होगा, क्यों? क्योंकि हाइट में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। सेम वे में अगर टंकी ये है और नीचे वाली टंकी ये है, अब आप यहां पर देखोगे तो पानी अच्छे खासे प्रेशर में आ रहा होगा, पानी अच्छे खासे प्रेशर में आ रहा होगा। इट मीन्स ये कि अगर दो चीजों में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा, जब दो चीजों में डिफरेंस ज्यादा हो जाएगा तो फ्लो का रेट भी बढ़ जाता है। आप सोच रहे होंगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो आप लोग, फिजिक्स पढ़ा रहे हो? मैं फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन चीजों को लिंक करना बता रहा हूं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा सर्किट में, अगर पोटेंशियल डिफरेंस सर्किट में बढ़ जाएगा तो उस सर्किट के अंदर करंट भी बढ़ जाएगा। आप पोटेंशियल डिफरेंस को हाइट मान लो यहां पे, और ये जो पानी का फ्लो है इसे करंट मान लो। तो जैसे जैसे आप हाइट इंक्रीज कर रहे हो, पानी का फ्लो बढ़ रहा है, तो वैसे वैसे अगर पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होगा किसी सर्किट में तो वहां पे करंट भी इंक्रीज हो जाता है। या फिर मैं ये कहूं कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होगा किसी सर्किट का तो वहां करंट भी आपको ज्यादा ऑब्टेन होगा। डेफिनेशन देखिए आप लोग, ओम्स लॉ की डेफिनेशन कहती है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 2 पॉइंट्स ऑफ अ मेटेलिक कंडक्टर। पहले एक मैं कंडक्टर और बना लेता हूं, फिर फील आएगा आपको। फील आना चाहिए ना फिजिक्स में, बिना फील के कुछ मजा नहीं है बच्चों। जैसे अगर ये एक कंडक्टर है बच्चों, ये एक कंडक्टर है और यहां पे आपने एक पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, ये वोल्टेज यानी बैटरी, बैटरी को पोटेंशियल डिफरेंस कह रहे थे हम लोग। तो हुआ क्या आप देखो, potential difference across the 2 points of a metallic conductor is directly proportional to the current passing through the circuit with temperature remains constant. It means ये कि जैसे ही आप potential difference increase करोगे तो वहां पे करंट इंक्रीज हो जाएगा। ये तो थी आपकी 10th लेवल की बिल्कुल बेसिक डेफिनेशन। अगर मैं आपको थोड़ा सा एडवांस फॉर्म में लेके जाऊं कि इसके पीछे का लॉजिक क्या कहता है, तो एक बात ध्यान रखो, करंट फ्लो जो होता है वो किस वजह से होता है? वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो क्या जनरेट होता है बच्चों? करंट। अगर इलेक्ट्रॉन्स तेजी से फ्लो करेंगे, बात समझना, अगर इलेक्ट्रॉन्स तेजी से फ्लो करेंगे तो करंट भी ज्यादा जनरेट होगा। बात आई समझ में? अगर इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे फ्लो कर रहे हैं तो करंट धीरे धीरे फ्लो करेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स बहुत तेजी से फ्लो कर रहे होंगे तो करंट ज्यादा जनरेट होगा। होता क्या है देखो, अगर यहां पे आपने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई, आपने पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट अप्लाई किया इस जगह पे, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल। यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है बच्चों इसमें। अब क्या होता था, आपने देखा था कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग के आते थे, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ भाग के आते थे। चलिए, भाग के आ रहे हैं तो करंट बना रहे हैं। अब अगर ये मैं 4 की जगह 8 वोल्ट का लगा दूं,
तो यानी ये ज्यादा पॉजिटिव हो गया, ज्यादा पॉजिटिव हो गया तो तेजी से खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, तेजी से खींचेगा तो इट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड ज्यादा हो जाएगी, और स्पीड ज्यादा होने का लॉजिक क्या कहता है, करंट भी ज्यादा कंडक्ट करेगा। आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी चीजें। चलिए, तो ये था पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। तो यहां से डेफिनेशन निकल के आती है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट है यहाँ पे R। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो बच्चों एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या है यहाँ पे, वो कांस्टेंट है यहाँ पे R। और R क्या होता है, R होता है करंट का दुश्मन, जिसे कि नाम दिया जाता है रेजिस्टेंस। R है यहाँ पे बच्चों रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से R का फॉर्मूला भी आप निकाल सकते हो V/I। हमें पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I होता है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट होता है यहाँ पे R, और R की वैल्यू आएगी V/I। डेफिनेशन में एक चीज और देखी थी आपने कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी ये कि ये V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I काम तो करेगा, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए, कांस्टेंट। ध्यान रखना। अब क्यों रहना चाहिए, थोड़ी देर वेट करो, वीडियो एंड होते होते आपको समझ आ जाएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों किया जाता है। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I का मतलब है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब आप अच्छे से समझते हो। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का लॉजिक आप लोग अपने घर में भी खेलते हो। घर में कैसे भाई और बहन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं ना, जब भाई को 10 रुपए दे दिए तो बहन को भी चाहिए 10 रुपए, भाई को 15 दे दिए तो बहन को भी चाहिए, नहीं तो लड़ाई हो जाएगी। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यही कहता है कि एक क्वांटिटी बढ़ने पे दूसरी क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाए। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे उसी वे में आपका करंट भी इंक्रीज होगा। तो अगर ओम्स लॉ का ग्राफ पूछ लिया जाए आपसे, अगर क्या पूछ लिया जाए बच्चों, ओम्स लॉ का ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे ये सारी टर्म्स आपको नोन है ना। V क्या है, V है यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, I है करंट, और R तो हमारा रेजिस्टेंस हो गया। V और I के बीच का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए ड्रॉ ग्राफ बिटवीन V एंड I, या फिर ग्राफ फॉर ओम्स लॉ, ये हमारी वोल्टेज हो गई, ये हमारा करंट हो गया, और एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से निकल के जाती है, ठीक है। ये हमारा V और I के बीच का रिलेशन होता है। और ये वैल्यू क्या डिनोट कर रही है, देखो, अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं तो इस पॉइंट पे कुछ करंट की वैल्यू है और कुछ वोल्टेज की भी वैल्यू है। अगर मैं ये वाला पॉइंट लूं तो यहाँ पे ये करंट की वैल्यू, ये वोल्टेज की। तो देखो, जितना करंट में इंक्रीमेंट हुआ उतना ही वोल्टेज में भी तो हो रहा है, और यही तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहता था, इफ वन क्वांटिटी इंक्रीजेस देन अदर क्वांटिटी आल्सो इंक्रीज। यही है हमारा ओम्स लॉ। अब यहां से हमारी टर्म निकल के आती है व्हाट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें आप लोगों से, देखो अभी एक फॉर्मूला हमने निकाला था, R इक्वल्स टू क्या होता है, R इक्वल्स टू V/I। तो रेजिस्टेंस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बेसिक बताऊं तो ये करंट का दुश्मन होता है, ये करंट का दुश्मन होता है। ये कभी नहीं चाहता कि करंट फ्लो करे, ये कभी भी नहीं चाहेगा कि करंट फ्लो करे, ये हमेशा करंट के फ्लो को अपोज करता है। ये करंट के फ्लो को क्या करोगा, अपोज। तो या और इसमें लिखो पहले डेफिनेशन, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच, विजिबल है ना बोर्ड पे, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of electric current. It is the इसे R से रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने पहले ही बताया था। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि ये रेजिस्टेंस जो है ये कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है। ये कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करेगी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसके एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, एसआई यूनिट, तो इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, ठीक है बच्चों, इसकी एसआई यूनिट होती है ओम, और आर का फॉर्मूला होता है हमारा V/I। तो यहां से इसकी एक और यूनिट क्या निकल के आ जाएगी, ओम की। देखो रेजिस्टेंस की ओम थी, V/I, V यानी क्या होता था, वोल्ट। भाई V क्या था, V हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था ना, पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट थी, और करंट की एम्पियर, यानी ओम किसके बराबर होता है, वोल्ट पर एम्पियर। यहां से करंट किसके बराबर हो जाएगा, वोल्ट पर एम्पियर के बराबर। कंफ्यूज वाली तो कोई बात नहीं ना, हमने कुछ नहीं, फॉर्मूला था हमारे पास भाई। आर का फॉर्मूला क्या था, रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट था।
पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट और करंट की एम्पियर यानी वोल्ट पर एम्पियर। अब यहीं से एक डेफिनेशन निकल के आती है बच्चों, डिफाइन 1 ओम। डिफाइन 1 ओम, देखिए मैं जितने भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी बन रही है आप लोगों के लिए कोशिश कर रहा हूं कि कराते चलूं, लेकिन प्लीज आप लोग प्रॉपरली नोट्स बनाते रहिए जिससे कि आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिले, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। तो 1 ओम की डेफिनेशन अगर हम निकालें तो फॉर्मूला है हमारे पास, ये था R इक्वल्स टू V अपॉन आई। यहीं से हम लोग डेफिनेशन निकालेंगे। चलो यहां से निकाल लेते हैं, ये रहा। इस ओम के आगे 1 रख दूं, इधर भी 1 रखा जाएगा, इधर भी 1, तो शायद आप लोग अब निकाल सकते हो डेफिनेशन। 1 ओम किसके बराबर होगा? 1 ओम is the resistance of a conductor when 1 ohm is the resistance of a conductor when potential difference of 1 volt is applied across its end and current flows through it 1 ampere। आई समझ में? लिख के बताता हूं फिर और अच्छे से समझ आएगी। 1 ohm is the resistance of a conductor when potential difference of 1 volt is applied across its ends and current flow through it is 1 एम्पियर। बड़ी आसान सी डेफिनेशन है। देखिए अब डेफिनेशंस निकालना तो आप सीख चुके हो कि किस तरीके से हम लोग अपने फॉर्मूले से डेफिनेशन जनरेट करेंगे। यानी फॉर्मूला हमारे पास ये निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा था। रेजिस्टेंस की थी हमारी डेफिनेशन ओम, और ये V, और ये करंट की एम्पियर, सब में 1 1 लगा दिया आगे। तो 1 ओम इज द रेजिस्टेंस। अगर एक कंडक्टर बनाऊं, अगर एक कंडक्टर बना लिया मैंने, ये कंडक्टर, तो 1 ohm is the resistance of this conductor, 1 ohm is the resistance of this conductor if potential difference of 1 volt, if potential difference of 1 volt is applied across its ends and current flow through it is 1 ampere। और करंट इसमें से कितना फ्लो करे? 1 एम्पियर। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी 1 ओम की। चलिए अगला टॉपिक हमारा क्या है इसमें? अच्छा, यहां से एक और चीज निकल के आती है कि रेजिस्टेंस हमारा करंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। भाई देखो ना फॉर्मूला, आर की फॉर्मूला क्या था? V अपॉन आई। आर का फॉर्मूला V अपॉन आई था। तो ये जो आर है, अगर ऊपर वाली क्वांटिटी से कंपेयर करूं, ध्यान रखना इस तरीके से जब रिलेशन आता है, आर भी ऊपर, इसके नीचे अगर कुछ लिखोगे तो 1 ही तो आएगा नीचे, हमें नीचे वाला नहीं देखना। तो जब इस तरीके से कोई रिलेशन लिखा होता है तो ये R जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के होगा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल I के होगा। I के तो आप जानते हो इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब ये कि अगर रेजिस्टेंस बढ़ाओगे आप तो करंट आपका ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डिक्रीज। रेजिस्टेंस आप बढ़ाओगे तो आपका करंट डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब यही चीज लिख लेते हैं एक बार कि फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स, कि रेजिस्टेंस हमारा किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन भी आ जाता है बच्चों 2 मार्क्स में कि एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो हमारा टॉपिक ही अपने आप में फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। रेजिस्टेंस of a conductor depends, यानी किन किन फैक्टर्स पे हमारा कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। 2 मार्क्स के लिए अच्छा क्वेश्चन है। तो एक बात ध्यान रखना, रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, लेंथ ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर के। अगर मेरे पास इस लेंथ का एक कंडक्टर है और इस लेंथ के कंडक्टर में रेजिस्टेंस है 1 ओम, इस लेंथ के कंडक्टर में रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? 1 ओम। अगर मैं इसकी लेंथ डबल कर दूंगा तो वो रेजिस्टेंस 2 ओम हो जाएगा।
ध्यान रखना अच्छे से कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ अ कंडक्टर। यहां से क्वेश्चन बनता है कि एक वायर है 2 मीटर का और एक वायर है 4 मीटर का, तो बताइए रेजिस्टेंस कौन से वायर में ज्यादा होगा? तो 4 मीटर वाले वायर में रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? ज्यादा। और रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, या फिर मैं कहूं कि सिर्फ एरिया के। रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब है जितना मोटा वायर होगा उसमें उतना ही कम रेजिस्टेंस होगा, जितना मोटा वायर होगा उसमें उतना ही रेजिस्टेंस कैसा होगा बच्चों? कम। एग्जांपल के लिए जितनी भी हाई एक्सटेंशन वायर्स होते हैं, हाई पावर लाइंस होती हैं, उनके वायर थोड़े मोटे होते हैं ताकि रेजिस्टेंस कम से कम जनरेट हो उनमें, क्योंकि अगर पतले वायर होंगे और रेजिस्टेंस ही ज्यादा हो जाएगा तो आपको करंट इतना अच्छा खासा मिल नहीं पाएगा। प्रैक्टिकली सोच के देखो, आप जो मेन केबल डालते हो अपने ट्रांसफॉर्मर से घर तक के लिए, या फिर ट्रांसफॉर्मर से तो नहीं डलती, घर के जो लट्ठा है उससे आप अपने घर में जिस केबल से करंट लेके आते हो वो कंपैरेटिवली मोटी होती है, लेकिन घर के अंदर जो वायरिंग हो रही होती है वो पतली होती है। तो बाहर से मोटी केबल क्यों डाली आपने? ताकि अच्छे से अच्छा करंट आपके घर में मिल सके आपको। क्लियर है बच्चों? तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस के। और रेजिस्टेंस में सॉरी टेम्परेचर के, गलत बता दिया ना मैंने, कोई बात नहीं, गलतियां इंसानों से ही होती हैं और हम भी इंसान हैं। चलिए, तो रेजिस्टेंस मैंने बताया बच्चों टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे आप रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा क्वांटिटी का। इसीलिए मैंने जब मैं पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन आपको बता रहा था, मैं बता रहा था कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, लेकिन टेम्परेचर कैसा रहना चाहिए? कांस्टेंट। टेम्परेचर अगर चेंज होगा तो आपकी उस वैल्यू पर इफेक्ट आएगा। तो वो इफेक्ट क्या आता है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसके पीछे का रीजन मैं बताऊं तो क्या होगा? एज्यूम करो ये कमरा है, इस कमरे में बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए, इस कमरे में बहुत सारे बच्चे छोड़ दिए हमने। अब वो अगर तेजी तेजी से भागेंगे एक दूसरे से तो ज्यादा टकराएंगे, ज्यादा टकराएंगे। तो वही लॉजिक इसमें कहता है कि जब रेजिस्टेंस इंक्रीज किया जाता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो जाते हैं और उनके बीच में कोलिजन बढ़ जाता है, और ज्यादा कोलिजन की वजह से क्या होता है? हीट करने लग जाती हैं चीजें, और हीट करने का मतलब है कि रेजिस्टेंस इंक्रीज करने लग गया। अभी आगे आप टॉपिक पढ़ोगे कि रेजिस्टेंस की वजह से हीटिंग इफेक्ट्स जनरेट होते हैं बॉडी में, हीटिंग इफेक्ट्स। तो आप सिर्फ इतना ध्यान रखो, धीरे धीरे सारी चीजें समझ आएंगी। फिलहाल कि रेजिस्टेंस इंक्रीज कब हो जाएगा? जब टेम्परेचर उस बॉडी का इंक्रीज कर दिया जाएगा। एक मार्क्स में अगर क्वेश्चन बने कि क्या ट्रू फॉल्स की फॉर्म में कि क्या टेम्परेचर इंक्रीज करने से आप बॉडी का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हो, तो बिल्कुल, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा हम बॉडी का रेजिस्टेंस इंक्रीज कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद आता है हमारा रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है बच्चों को, कंफ्यूज नहीं होना, रेजिस्टेंस का ही भाई है एक तरीके से, ये मानो रेजिस्टेंस ही है वो, कुछ नई चीज नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं रेजिस्टिविटी। देखिए, रेजिस्टिविटी के बारे में पढ़ने से पहले अभी जो लास्टली चीज़ हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की, एक बार थोड़ा सा मैं उनके बारे में बात करना चाहूँगा। मैंने बताया कि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, बस रेजिस्टिविटी जो है एक तरीके से ये बोला जा सकता है प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल होती है, यानी डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स की डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टिविटी निकल के आती है। चीज़ें देखो, यहाँ से हमने देखा था कि R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L था और R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू A था। ठीक है, उसी डेफिनेशन से हम लोग रेजिस्टिविटी डिफाइन करेंगे। R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L था और R जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A था। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करूं तो क्या हो जाएगा? R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन आप हटाना चाहोगे तो इक्वल लाओगे, और इक्वल लाने के साथ साथ आपको एक कांस्टेंट और इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और यहां पे जो कांस्टेंट आता है वो आता है रो। यानी इक्वेशन कुछ ऐसी बनती है R इक्वल टू रो L अपॉन A, और ये जो रो है बच्चों यही है रेजिस्टिविटी। यानी ये जो रो है इसी को क्या कहते हैं हम लोग? रेजिस्टिविटी। देखिए आप लोग, अगर मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 मानूं, अगर मैं यहां से बोलूं
कि L की वैल्यू ले लूं 1 मीटर, यानी अगर मेरे पास एक कोई कंडक्टर है और उसकी लेंथ मैं 1 मीटर ले लूं, देखिए अज्यूम करना चीजों को, ये एक कंडक्टर है, इसकी लेंथ मैंने 1 मीटर ले ली, और ये जो क्या है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये जो आपको दिख रहा है, इसका जो मैं एरिया ले रहा हूं वो 1 मीटर स्क्वायर ले रहा हूं, यानी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या ले लूं 1 मीटर स्क्वायर। और इन दोनों वैल्यूज को अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूं तो मेरे पास क्या मिलेगा मुझे, R इक्वल्स टू रो 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी R इक्वल्स टू रो मिलेगा। इट मीन्स कि रेजिस्टेंस आपका रेजिस्टिविटी के बराबर निकल के आ रहा है, या फिर मेरे को रेजिस्टिविटी आपका रेजिस्टेंस के बराबर ही निकल के आ रहा है। कब बात आती है कब, ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपकी जो रेजिस्टिविटी है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगी कब, अगर आप 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर ले लो, अगर आप 1 मीटर लेंथ का कोई कंडक्टर ले लो और उसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर ले लो, और आप ये 1 मीटर स्क्वायर ले लो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन रेजिस्टिविटी विल बी इक्वल्स टू रेजिस्टेंस। क्लियर है बच्चों। अब बात आती है कि अगर ये मान के चलो कॉपर था, अगर ये कॉपर लिया था आपने, दूसरी तरफ आप कॉपर की बजाय कोई अलॉय ले लो, कोई अलॉय ले लो, आप कोई भी अलॉय, कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, अगर आपने अब कोई अलॉय ले लिया, सेम कंडीशन अप्लाई की, सेम कंडीशन क्या अप्लाई करी, लेंथ भी 1 मीटर रखी आपने, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर रखा, और पोटेंशियल डिफरेंस भी वही अप्लाई किया। भाई देखो, आपने मान के चलो लेंथ भी 1 मीटर रखी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी 1 मीटर स्क्वायर रखा आपने, मतलब कुछ इस तरीके से होगा ना कि अगर ये कोई कंडक्टर है आपका तो प्रोसेस ये रहेगा ना पूरा, यहां एक बैटरी लगाओगे, और अगर पहले आपने 4 वोल्ट की बैटरी लगाई थी, अब भी आप 4 वोल्ट की ही बैटरी लगा रहे हो, फर्क क्या कर रहे हो, कॉपर की वजह इस बार आप अलॉय ले रहे हो। तो लॉजिक क्या कहता है कि आपका R इक्वल्स टू ये जो रो आ रही थी ये वैल्यू कुछ निकल के आनी चाहिए, मान के चलो पहले 4 ओम निकल के आ रही थी, एज्यूम कर लिया आपने 4 ओम, तो अब भी क्या निकल के आनी चाहिए 4 ओम। नहीं बच्चों, अब ये 4 ओम नहीं निकल के आएगी, ये कुछ अलग निकल के आएगी। इट मीन्स ये अलॉयस के लिए पहली बात तो ज्यादा निकल के आएगी, 4 से ज्यादा निकल के आएगी, वो कुछ भी आए। तो मेरे कहने का तात्पर्य, मेरे कहने का लॉजिक ये है कि रेजिस्टिविटी मटेरियल टू मटेरियल वेरी करेगी, यानी ये एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन निकाल दिया आपने 1 मीटर के केस में। क्लियर है। तो रेजिस्टिविटी उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आई होंगी चीजें। तो यहां से ये, अब इसकी एसआई यूनिट की अगर हम बात करें, इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, देखो आपने ये निकाला रो इक्वल्स टू क्या निकल के आया था बच्चों, देखिए यहां से अगर मैं यहां से रो की वैल्यू निकालूं तो रो क्या आ जाएगा, रो इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, रो की वैल्यू आ जाएगी आर ए अपॉन एल। अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करूं तो आर क्या है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की हो जाएगी बच्चों ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय लेंथ की क्या होती है मीटर, यानी 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा, यानी इसकी एसआई यूनिट आती है ओम मीटर। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि ओम मीटर इज द एसआई यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी, देन आंसर विल बी रेजिस्टिविटी। क्लियर है। आई थिंक सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो चुके हैं। देखिए रेजिस्टिविटी में कंफ्यूज नहीं होना, ये रेजिस्टेंस ही है, बस एक डिफरेंट मटेरियल के लिए हम डिफाइन करते हैं, या फिर मैं कहूं कि 1 मीटर के केस के लिए एक कंडक्टर 1 मीटर का ले लेते हैं, उसके केस में हम लोग डिफाइन करते हैं। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस रेजिस्टिविटी। क्लियर है। तो अभी तक आपकी ये 3rd वीडियो है इस चैप्टर की। उम्मीद करता हूं आप लोग प्रॉपरली वीडियोस देख रहे हो और आपको चीजें समझ भी आ रही हैं। आपको समझ आ रही हैं तो वीडियोस फर्दर शेयर करते रहो अपने फ्रेंड्स के साथ, उन्हें भी तो कुछ हेल्प मिल सके। और चैनल पे पहली बार विजिट किया तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।